गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आज मैथमेटिकल टूल का थर्ड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम पहले डिफरेंशिएशन का एक यूज सीखेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे और स्पेशली फिजिक्स में इंटीग्रेशन का कैसे यूज होता है उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। फॉर द गिवन फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट द dy बाई dx। यानी जैसा भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसके बेसिस पे हम जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू पता करेंगे और उस वैल्यू की हेल्प से हम फंक्शन का की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पता करेंगे। कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और उस सेकंड डेरिवेटिव में जो कि हमने पहले वैल्यू ऑब्टेन कर रखी हैं उनको 1 बाई 1 करके रखते हैं। इफ वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, it means the given function has maximum value for that particular value of the independent variable। ऐसे हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो आइए हम प्रैक्टिकली समझते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, किस तरह से हम किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहां पर जो है नोट कर रखा है, तो जो बात मैंने अभी बताई वही यहां भी लिखा हुआ है। क्या? टू डिटरमाइन द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, लेट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लिया कोई फंक्शन है एंड वेयर y इज ए फंक्शन ऑफ x, फॉर y टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए वी फाइंड dy बाई dx एंड पुट इट इक्वल टू 0 रख दिया एंड फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब हमें मालूम है कि dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है। dy बाई dx जो है रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द गिवन पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ग्राफ किसका होगा? उसी फंक्शन का ग्राफ होगा। उस फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? dy बाई dx रिप्रेजेंट करता है। देखिए आपको हमारे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे इन सभी बातों को समझने के लिए। तो जैसे कि ये मैंने एक फिगर बना रखा है, इसमें देखिए ये मान लिया है जो ग्राफ ग्रीन कलर का दिया हुआ है, सपोज इट इज द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। इट मींस फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एज वेल एंड मिनिमम एट दिस पॉइंट। फंक्शन की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मिनिमम है। इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट एट दीज 2 पॉइंट्स, देन दिस टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑन विच वी हैव शोन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये एक्स एक्सिस होता तो एक्स एक्सिस में क्या होगा कि हम यहां पर देखिए ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस ले लिया, अब ये एक्स एक्सिस है, ये dy बाई dx मीन्स स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट जो कि ब्लू कलर से ड्रॉ कर रखी है वो क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये पॉइंट ए क्या है? मैक्सिमा, ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 है, क्योंकि ये टेंजेंट ब्लू कलर का एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली फंक्शन बी पॉइंट पर मिनिमा है
मिनिमम शो कर रहा है, तो यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें। तो ये टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मींस dy बाई डी एक्स, यानी टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 है। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेन करने के लिए कंडीशन सेम है। मतलब हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है, चाहे हमें मैक्सिमा की वैल्यू पता करनी हो चाहे मिनिमा की वैल्यू पता करनी हो, दोनों के लिए dy बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन निकालेंगे और उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जब हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रख दिया, उसके बाद क्या करते हैं कि हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहां पर x है की वैल्यू निकालते हैं। तो अगली स्लाइड में देखेंगे हम कि किस तरह से कंफर्म करते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन मैक्सिमा है उस गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पर या नहीं है। उसके लिए हमें ये बातें रिमेंबर रखनी पड़ेंगी, माइंड में रखनी पड़ेंगी। क्या? फॉर द कंफर्मेशन नाउ वी फाइंड द सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट that is d square y upon dx square of the function and put the value of x so obtained in it। मतलब हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखने के बाद x की जो वैल्यू निकाली थी उसको हम कहाँ रखेंगे? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हमने ऑब्टेन किया उसमें रखेंगे और देखेंगे कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 यानी निगेटिव आ रहा है। उसकी वैल्यू यदि डी स्क्वायर एक्स बाई अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इट मीन्स बाई की वैल्यू जो है बाई इज मैक्सिमम एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की उस वैल्यू के लिए फंक्शन ऐसा है, मैक्सिमा है। अच्छा, और इफ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाए मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, इट मीन्स बाई इज मिनिमा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब बाई जो है वो इस वैल्यू पर मिनिमा होगा। तो इस तरह से हम किसी गिवन फंक्शन की मैक्सिमा कंडीशन और मिनिमा कंडीशन पता कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात हुई थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली हम देखें कि किस तरह से हम किसी गिवन फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू पता करते हैं। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल x इज इक्वल टू 2t टू द पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4 मीटर है। फाइंड द टाइम एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। वो टाइम पता करना है जिस पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यदि ये समझ में आ गया तो समझो कि आगे से हम कभी भी किसी गिवन फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन लगा करके उस गिवन फंक्शन की वैल्यू पता कर सकते हैं कि किस पर वो मैक्सिमा होगा, किस पर वो मिनिमा होगा। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमें ये कंफर्मेशन नहीं करना पड़ता, ऐसे ही पता लग जाता है। लेकिन हमें पूरी बात मालूम होनी चाहिए, कंफर्मेटरी टेस्ट भी आना ही चाहिए। लिखा हुआ है नोट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज known from the physical situation quantity is maxima or minima, therefore there is no need to check the maxima and minima with the help of the d square y upon dx square. If need arises then we do it. ये जरूरत पड़ती है तो हम कर लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, यहां पर हमारा ये पार्टिकल है और ये t क्या है? टाइम है। यहां पर टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, इसका मतलब t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर dx बाई dt निकालना पड़ेगा। t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। इसके बेसिस पे क्या करेंगे? हम t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू हमें यहां पर जो ऑब्टेन होंगी उसको उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? कंफर्मेशन करेंगे कि हमारा गिवन फंक्शन जो है किस वैल्यू पर मैक्सिमा है, किस वैल्यू पे मिनिमा है। तो आइए समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है कि देखिए फंक्शन क्या गिवन है हमारा, x इज इक्वल टू 2t टू द पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है टाइम के टर्म्स में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए dx y dt निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, dx y dt इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 0, इसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन निश्चित रूप से आना चाहिए यदि आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा है। हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये डिफरेंशिएशन करने से ये वैल्यू आएगी और इसको हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 0 रखना है। मतलब हमें जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो है 6t स्क्वायर माइनस 6t इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म है, 4 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर हम 6t कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बचा यहाँ पर t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें पता लगा कि 6t इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू है t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स t इज इक्वल टू 1। तो हमें दो वैल्यू t की मालूम हो गई हैं, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे फॉर कंफर्मेशन, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट फर्दर करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हमें फर्दर डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12t, ये 2 इधर आ गया, माइनस 6 ये आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आता है उसमें इस t की वैल्यू 1 बाई 1 करके रखते हैं। देखिए तो इफ t इज इक्वल टू 0 रखते हैं इसमें, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या हो जाती है, ये हो जाती है 12 इंटू 0 माइनस 6, तो वैल्यू आ गई हमारी -6, यानी निगेटिव आ गई। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निगेटिव आता है यहां पर। इसका मतलब हमने समझा है पीछे वीडियो में कि जब भी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आए, इसका मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, टी की इस वैल्यू पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा होगा। It means therefore given function is maxima at कब t इज इक्वल टू 0। पता लग गया, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आई ना, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, तो किस वैल्यू पर मैक्सिमा होगा, किस वैल्यू पे मिनिमा होगा, तो कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो हमने डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकाला और उसमें हमने टी की वैल्यू 0 रख के देखी, जो कि आ गई निगेटिव। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का मैक्सिमम कब होगा, जब टी इज इक्वल टू 0 है। देख लीजिए यहां पर रख के देख लीजिए, एक्स यहां पर एक्स इज इक्वल टू टी की जगह पर 0 रख रहे हैं। देखिए ये फंक्शन, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा और हमें पर यानी 0 माइनस 0 प्लस 4, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4 मिल गई है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की। अब दूसरा पार्ट करते हैं, इफ टी इज इक्वल टू 1 रखते हैं, इफ टी इज इक्वल टू 1, इसमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर में टी की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6, यानी पॉजिटिव वैल्यू आई। यहां वैल्यू जो आई थी वो निगेटिव आई थी, है ना, और यहां पर आ गई पॉजिटिव। इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है,
मिनिमा है, यानी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मिनिमा कब होगा, जब t इज इक्वल टू 1 होगा। तो गिवन लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज मिनिमा एट t इज इक्वल टू 1, और वैल्यू रख दें यहां पर। देखिए t इज इक्वल टू 1 रखने पर फंक्शन में क्या वैल्यू आएगी देख लीजिए यहां पर। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल पता करना था t की वो वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा और मिनिमा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो मैक्सिमा तो t इज इक्वल टू 0 पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और t इज इक्वल टू 1 पर जो है मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें यहीं तक करना है, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 जब रखा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। ये 4 मीटर है। अब देखें t इज इक्वल टू 1 पर डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, इसमें रखिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा। अब हम क्या रख रहे हैं, t इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं। ये हमें पता लग गया कि t इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो है वो मिनिमा वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमा होगा। तो देखिए t इज इक्वल टू 1 रखा तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 3 प्लस 4, तो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो मिनिमा वैल्यू आ गई वो 3 मीटर और मैक्सिमा वैल्यू आ गई 4 मीटर। ये पता भी लग गया। देखिए t इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमा आ रही है, यानी 4 मीटर। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा होगा और t इज इक्वल टू 1 पर मिनिमा होगा। ये हमें इस तरह से वी कैन इजीली फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन यूजिंग द डिफरेंशिएशन। स्टेप हमें याद करने हैं। गिवन फंक्शन का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। इसके बेसिस पे उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। या तो आपको पता लग जाएगा उन जो वैल्यू आएंगी उसी के बेसिस पे कि फंक्शन किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा है, किस वैल्यू के लिए मिनिमा है। नहीं पता लग पाता है तो क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और उस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव में पहले जो हमने टी की या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो निकाली थी उनको 1 बाई 1 करके रखेंगे। यदि वैल्यू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि वैल्यू जो कैसी आई, निगेटिव आई, और जब निगेटिव वैल्यू आती है, देखिए हमने यहाँ पर जब टी की वैल्यू 0 रखी थी तो वैल्यू निगेटिव आ गई थी। इसका मतलब इस टी की वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, और वो कर भी रहा है क्योंकि x की वैल्यू 4 मीटर आ रही है। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू टी की हमने रखी उसी में डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर में, और वो आ गई पॉजिटिव। जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम जो है कहते हैं कि हमारा फंक्शन उस गिवन पर्टिकुलर वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम जो वैल्यू है वो एट टी इज इक्वल टू 1 पर है, और जब हमने वैल्यू रख करके देखी फंक्शन में टी इज इक्वल टू 1 तो वो आ गया 3 मीटर, जो कि पहले से कम है। तो इस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो है समझते हैं कि किस तरह से हम अब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और फिजिक्स में देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का यूज होता है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है ना। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है विदाउट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वी कांट सॉल्व, देयरफॉर वी मस्ट नो द बेसिक things about the integration and differentiation both. Okay, so now what is integration? देखिए डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मीन्स क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। यदि मान लिया किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और हमें उस ओरिजिनल फंक्शन पता करना है तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और भी यूज है, पहले तो यही है। तो देखिए यहां पर एग्जांपल से दिखाया गया है dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला
जो कि एफ डैश एक्स है। अब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन पता लग जाएगा। और देखिए मैंने ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एफ एक्स था, तो ओरिजिनल फंक्शन पता लग गया और एक कांस्टेंट जरूर आ गया। सी एक कांस्टेंट है। व्हाई वी आर यूजिंग कांस्टेंट हियर, बिकॉज वी नो दैट व्हेन वी फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो जीरो आता है। तो हो सकता है फंक्शन में कांस्टेंट टर्म रहा हो, इसलिए एक हम कांस्टेंट यहां पर निकाल लगा देते हैं। तो C इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। एक तो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन कब हम करते हैं, व्हेन द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आर गिवन। हमें लिमिट्स पता है कि दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और जब डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं देन वी डू नॉट यूज एनी कांस्टेंट। देयर इज नो नीड टू put the constant if the integration is definite. So we here we use integration constant. अच्छा ये पहले indefinite integration लिखा हुआ, indefinite। हाँ, indefinite integration में लिमिट नहीं दी गई। हमने दूसरी बात बताई definite integration, इसके बारे में कहा था। ये definite integration when limits of the integration are given, here we do not use integration constant। तो यहाँ पर हम integration constant का यूज नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा जो ये हमारा पहला है, ये पार्ट है, मान लिया ये बी पार्ट है ना। तो ए पार्ट में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने पहले देख रखा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, व्हेन लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर नॉट गिवन, तो हम यहां पर हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और इंटीग्रेशन का हम साइन जानते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और लिमिट कहां पर लिखते हैं, यहां पर मान लिया 2 to 10, ये क्या होंगे, लिमिट हो गई। या जनरल बात करें तो a to b लिमिट हो गई। तो दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बड़ा सा लंबा सा यस जैसा बनाते हैं। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पर दिखाई गई है, a to b f डैश एक्स dx। f डैश dx क्या था, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब उस फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट भी लगा दी a to b, तो इस फंक्शन डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। ओरिजिनल फंक्शन हमारा fx था और लिमिट a to b है। तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पहले यूज करते हैं, b को पहले यूज किया, यानी x की जगह पर b रखेंगे और माइनस फिर x की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहां पर लिमिट्स आर गिवन, सो देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग कांस्टेंट। और यदि वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो हमें कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। एक फिजिक्स में क्लास 12th में एक ऐसी सिचुएशन आती है डेरिवेशन में, जहां हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, वो न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में, क्लास 12th। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है इससे रिलेटेड बेसिक फार्मूले जानते हैं। सम बेसिक फार्मूलाज ऑफ द इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है कि कुछ फार्मूले या लर्न करने हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन के थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं। देखिए इंटीग्रेशन हमें ये फिर से लिख दे रहा है, x to the power en है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ना फिजिक्स में। तो इज इक्वल टू x to the power en plus 1 अपॉन en plus 1। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो पावर होती थी वो मल्टीप्लाई में हो जाती थी और एक पावर वहां पर डिक्रीज होती थी। जब डिफरेंशिएशन करते थे किसी फंक्शन का, तो जो पावर हुआ करती थी वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो साइड में आ जाती थी, यानी मल्टीप्लाई में आ जाती थी, और उस वेरिएबल की 1 पावर डिक्रीज कर देते थे। यहाँ पर हम पावर को इंक्रीज करेंगे 1 से और डिवाइड, मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड कर देंगे, और प्लस क्योंकि यहाँ पर लिमिट गिवन नहीं है तो हमने कांस्टेंट लगा दिया एक। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1,
n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब मतलब केवल ऐसा लिखा हुआ है या 1 डॉट dx इंटीग्रेशन है, तो इसका तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट लगा दिया। उसी तरह से साइन x dx, साइन फंक्शन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। भाई साइन x है, साइन थीटा हो सकता है तो डी थीटा लिखेंगे। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, यहाँ x है तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी कांस्टेंट लगा दिया। उसी तरह से कॉस x dx का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी हो गया। उसी तरह से सेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता था वो सेक स्क्वायर एक्स था, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो टेन एक्स होगा कांस्टेंट लगा देने पर। अब आगे है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना है 1/x का, ये हमारे पास टर्म है 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन log x होता है और प्लस एक कांस्टेंट लगा दिया। सिमिलरली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x dx है, तो इसका e⁻x प्लस सी। ये कुछ फार्मूले हैं, केवल हम मिनिमम फार्मूलाज लिख रहे हैं क्योंकि हमें फिजिक्स में कहाँ यूज होना है, कितना यूज होना, बस उतना ही पार्ट हम ले रहे हैं। बाकी तो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेंगे ही मैथ में डिटेल में। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिक्स में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे हम। तो देखिए फिजिक्स में इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। सम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखिए acceleration is given. If acceleration is given, we can find the velocity, and if velocity is given, we can find the displacement. मतलब देखिए सबसे पहले हमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या पता लगता है, वेलोसिटी पता लगती है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन पता लगता है। अब हमने ये तो हुआ डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका रिवर्स एक्सेलरेशन का, इसका एक्सेलरेशन का क्या करें, इंटीग्रेशन करें। अब इंटीग्रेशन तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करें देन वी गेट डिस्प्लेसमेंट, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस का जस्ट रिवर्स है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन। अब रिवर्स ऑर्डर में चलिए, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर सी बात है ना। तो एक तो हम यहां पर यूज करेंगे। दूसरा है इफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वालिया गिवन है ना, तो क्या करेंगे हम उसकी हेल्प से, मान लिया देखिए ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर टाइम है, यहां पर एक्सेलरेशन है, कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी यूजिंग द इंटीग्रेशन। हमें मान लिया 1 सेकेंड से लगा करके 5 सेकेंड तक वेलोसिटी में क्या चेंज होगा ये पता करने के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ये लिमिट हो जाएंगी और इस ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड आउट कर देंगे यूजिंग द इंटीग्रेशन। वो हम आगे चल के डिटेल में बताएंगे। मतलब इस 80 ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसके अंडर का एरिया निकालेंगे विद इन द गिवन टाइम ड्यूरेशन, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है वो पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन होता है और वर्क डन पता करना होता है, वो भी यही इसी तरह का है। जैसे मान लिया हमारा ये कोई ग्राफ दिया हुआ, ये इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है और इसका ग्राफ कुछ मान लिया ऐसे दिया हुआ है
और हमें पता करना है कि x इज इक्वल टू 1 मीटर और x इज इक्वल टू 3 मीटर, x की वैल्यू दी गई होगी, मतलब लिमिट दी गई होगी, उसके बीच कितना फोर्स लगा है ना, फोर्स की वैल्यू पता करनी, सॉरी वर्क डन पता करना है, नॉट फोर्स लिखे ना। इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वी कैन फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंडिंग द एरिया अंडर द एफ(x) कर्व, है ना। यहाँ पर फोर्स गिवन है जो कि वेरिएबल है, देखिए फोर्स यहाँ पर इतना है, फिर आगे ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, मतलब जब वेरिएबल फोर्स गिवन होगा, ये फोर्स वाले चैप्टर में हम सीखेंगे। In that case, by using integration, we can find the work done by variable force. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पता करना है तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और इस का एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द एफ(x) ग्राफ जो होगा, लिमिट हमारी दी गई होगी, x की वैल्यू गिवन होगी कि x इज इक्वल टू 1 मीटर से लगा करके x इज इक्वल टू 3 मीटर तक कितना वर्क होगा जब वेरिएबल फोर्स लग रहा होगा, तो ये निकाल लेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके। इन जनरल हम क्या करेंगे कि जब भी किसी इन जनरल वी कैन फाइंड द सम यूजिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस, इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज करके हम सम भी निकालेंगे। भाई यहां पर इन फिगर में क्या करेंगे, हम पहले इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करके पूरा एरिया निकाल लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को, ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में मतलब कन्वर्ट कर लें और फिर इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दें तो टोटल एरिया पता लग जाएगा। तो इन जनरल हम इंटीग्रेशन का यूज सम निकालने के लिए भी करते हैं। इफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन, और जनरल दूसरी बात क्या है कि फंक्शन, किसी भी फंक्शन का, है ना, डेरिवेटिव गिवन है और ओरिजिनल फंक्शन पता करना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और ओरिजिनल फंक्शन पता करना है, देन वी यूज इंटीग्रेशन, है ना। अब देखिए, अब हम कुछ ग्राफ की बात करेंगे क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ भी बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। ग्राफ हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो यहां पर कुछ हमने ग्राफ के शॉर्टकट में नाम लिख रखे हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी हमारा कोई फंक्शन जो है जब इस तरह का होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का कोई इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, यहाँ पर x और y में c कांस्टेंट है, m जो है वो स्लोप है, 10th में पढ़ा होगा स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यो m क्या है, m इज इक्वल टू है tan थीटा, यानी स्लोप। यदि c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू mx हो जाएगा। तो इस तरह से y और x की पावर क्या है, 1 है, लीनियर फंक्शन है। जब भी फंक्शन लीनियर होता है तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ पता लगती है। तो देखिए, अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, देखिए ऐसे, तो ये जो है थीटा एक्यूट है, यानी x एक्सिस के साथ जो ये हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ मान लिया ये है, तो यहाँ पर ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है जो कि एक्यूट है। मतलब यहाँ पर कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव स्लोप है। और हाँ, c की वैल्यू क्या होती है, ये c है जो इंटरसेप्ट कट होता है y एक्सिस पे, वो क्या होता है, c की वैल्यू होती है। तो c की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन x एक्सिस। हालांकि यहाँ पर c की वैल्यू निगेटिव है। अब स्लोप जो है, ग्राफ का स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, ऐसे, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये जो लाइन है हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसका ग्राफ है, और ये जो है x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूज। तो यहां पर स्लोप जो है वो निगेटिव है, ऐसा ग्राफ कहीं मिलता है तो हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए। हमें क्या करना पड़ता है, उस लाइन तक पहुंचिए जहां वो x एक्सिस को कट कर रही है, उसके आगे बढ़ जाइए और फिर इस तरफ से ऐसे मोड़ करके आइए। देखिए, आपको
अक्यूट एंगल ट्रांसवर्स करना पड़ता है या ऑब्ट्यूज। अक्यूट करना पड़ता है तो स्लोप पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रांसवर्स करना पड़ रहा है तो स्लोप नेगेटिव है। और यहाँ पर इंटरसेप्ट जो वाई एक्सिस पे कट हो रहा है वो पॉजिटिव है, देखा जाए सी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ सी की वैल्यू नेगेटिव है। और जो ग्राफ ओरिजिन से पास होते हैं वहाँ पर सी की वैल्यू 0 होती है। जैसे ये स्लोप पॉजिटिव है, सी की वैल्यू 0 है। इसी तरह से यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, सी की वैल्यू 0 है, बिकॉज लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद हमारा आता है पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ में हमें इस टाइप की इक्वेशन दी होंगी। कैसी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, इस टाइप की इक्वेशन गिवन होंगी। ठीक है ना। जिस तरफ हम देखें x है और x की पावर क्या है 1 है, y की पावर मतलब 2 है। इसका मतलब ये जो ग्राफ पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस के अलोंग होगा। मतलब कैसा पैराबोला होगा इस केस में? इस टाइप का ये हो ऐसा। और सपोज इस टाइप की इक्वेशन है, माइनस के एक्स है, तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा। मतलब ये कवर अप किसको कर रहा है? एक्स एक्सिस को कर रहा है, जिसकी पावर 1 है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, कैसा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस केस में क्या होगा कि अब y की पावर 1 है और पॉजिटिव है वैल्यू एक्स स्क्वायर की, तो हमारा ग्राफ इस तरह से, ये हमें माइंड में रखने हैं। ग्राफ इतने सब नहीं आएंगे लेकिन आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई है, तो उस केस में हमारा ग्राफ जो होगा दैट विल बी इस तरह से। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। उस केस में इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो पैराबोला इस तरफ को बनेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई है, तो यहाँ पर आपको माइंड में रखना है स्क्वायर किसका है। स्क्वायर जिसका है ग्राफ जो होगा वो उस एक्सिस के तरफ बेंड नहीं होगा। मतलब पैराबोला जो है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। पॉजिटिव है निगेटिव है वो अलग बात है। तो ये इस तरह से हमें पैराबोलिक ग्राफ का आइडिया हो गया। अब हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कई बार आता है, तब आएगा जब देखिए रेक्टेंगुलर इस तरह का फंक्शन गिवन हो, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, इस तरह से, या कहें y(x) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस केस में हमारा ग्राफ जो होगा हमेशा इस तरह से इस टाइप का ग्राफ होगा। ये y है, ये x। तो y प्रोपोर्शनल टू x है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी होगा, तो रियल में हम देखेंगे, अभी तो केवल रफ आइडिया दे रहे हैं। वो हम जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे, है ना। इसी तरह से जब हमारा y इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर है, उसका भी ग्राफ इसी तरह का आता है। बस यहाँ पर स्लोप थोड़ा कम होता है, यहाँ पर स्लोप थोड़ा नीचे की तरफ एकदम जो है जाता है ना। यहाँ पर धीरे धीरे नीचे को जा रहा होता है, यहाँ पर सडनली जो है जाता है। तो इस y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर है, उस केस में भी ग्राफ इसी तरह का हमें मिलता है। अब साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन के भी ग्राफ्स हैं, उनको भी देख लीजिए। तो साइन फंक्शन यानी y इज इक्वल टू मान लिया a साइन x है, ऐसा लिखा होगा। y इज इक्वल टू a साइन x फंक्शन है सपोज। तो साइन की वैल्यू हमें मालूम है कि कहाँ पर मैक्सिमम होती है, कहाँ पर मिनिमम होती है। तो साइन फंक्शन का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो साइन 0 0 होता है, मतलब हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा और ये वैल्यू लगातार रिपीट करती है। साइन की वैल्यू जो होती है क्या होती है? -1 0 1।
के बीच में, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेशन होता है। मैक्सिमम वैल्यू साइन की +1 है और मिनिमम -1 है, तो फंक्शन जो होगा, साइन फंक्शन होगा, वो जो है इन्हीं लिमिट्स के बीच में, यहाँ पर a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा +a हो जाएगा और ये हमारा इधर -a हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, और यहाँ ये 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/2, ये हो जाएगा पाई 3π/2, यानी कितना वैल्यू होती है 270। ये क्या है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री पर वैल्यू जो है -1 होती है साइन की, और ये 3π/2 है ना। तो इस तरह से हम साइन ग्राफ से, साइन फंक्शन के ग्राफ से फैमिलियर होने चाहिए। तो साइन फंक्शन ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये 90 डिग्री हो गई, ये 270 डिग्री हो गई। अच्छा, कोसाइन फंक्शन है ना। कोसाइन फंक्शन में क्या करते हैं कि देखिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कोसाइन जो होता है 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कोसाइन फंक्शन के लिए y = मान लिया a cos x गिवन है, कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी यहाँ से, ऐसे ये x है और ये हमारा y है। तो 0 पर मैक्सिमम वैल्यू मतलब a है, ये इसकी वैल्यू -a है, -a। तो यहाँ पर वैल्यू, साइन की वैल्यू तो 0 में 0 होती है, जबकि cos 0 जो होता है 1 होता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद ये π/2 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। उसके बाद यहाँ पर ये पाई हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो -a हो गया। उसी तरह से cos 270 डिग्री 0 हो गया, है ना, और ये हो गया हमारा 2π, जो है लौट करके पूरा एक राउंड लगा करके हम फिर से वहीं पे पहुंच गए हैं, यानी 360 डिग्री। तो ये हमारा कोसाइन फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो इन ग्राफ से हमें कुछ जो है मतलब पहले से फैमिलियर रहेंगे, तो आसानी से उस बात को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे जब ये बात समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी उस चैप्टर में, ठीक है ना। अंतिम में देखें, कुछ हमने यहाँ पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले रखे हैं। देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल in meter per second square is given by this, where t is the time in second if the particle starts with velocity 2 meter per second, यानी t = 0 पर उसकी velocity कितनी है 2 meter per second है। find the velocity at the end of 3 second, आंसर 44 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। लिमिट हमें मालूम है, तो t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, हमें वेलोसिटी 3 सेकेंड पे पता करनी है। और ये क्या है कि इसका फंक्शन एक्सेलरेशन दिया हुआ है। देखिए, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में रिलेशन गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन हमें मालूम होना चाहिए है क्या, है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। हम यहीं पे दिखा देते हैं, थोड़ा हिंट दे देते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो, उसको हम क्या लिखते हैं dv/dt, ये t का फंक्शन इसलिए हमने लिख दिया एक्सेलरेशन। dv/dt = हो गया 3t² + 2t + 2, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब dt को उधर भेज दीजिए, तो dv = हो जाएगा 3t² dt + 2t × dt + 2 × dt। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स में। वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो 2 मीटर पर सेकेंड है एट t = 0। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए सभी में और लिमिट लगा दीजिए। देखिए, हम यहीं पे लगा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 है और बाद की वेलोसिटी हमें पता करनी है, इसलिए हमने यहाँ पर अपर लिमिट को b कर दिया। टाइम का लिमिट क्या है, 0 से 3 सेकेंड है, तो यहाँ लिमिट 0 to 3 सेकेंड रहेगी, यहाँ लिमिट 0 to 3 सेकेंड रहेगी, यहाँ लिमिट 0 to 3 सेकेंड रहेगी।
ये 3 टर्म्स हैं, देखिए 1 2 3, इनको 1 बाई 1 करके इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए डीवी का इंटीग्रेशन हम कहां लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं। डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो होगा v, लिमिट हमारी यहां पर रहेगी 2 टू v इज इक्वल टू इसका 3t स्क्वायर dt का 3 तो लिखा ही जाएगा इंटू t टू द पावर 2 है, तो फार्मूला हमारा t टू द पावर n वाला लगेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये रिजल्ट आएगा। तो 3 इंटू टी स्क्वायर है तो t की पावर कितनी हो जाएगी 3 अपान 3, और लिमिट लगा देंगे 0 टू 3 प्लस, है ना। सिमिलरली इस वाले टर्म को करिए, तो 2 इंटू देखिए t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपान 2 आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 टू 3। और इस तरह से अगला जो है हमारा एक टर्म और बच गया 2 इंटू डी टी। 2 इंटू डी टी को हम यहां लिख रहे हैं, ये हटा दीजिए, और ये हो जाएगा हमारा 2t, डी टी का इंटीग्रेशन t, और लिमिट हमारी हो गई 0 टू 3। अब कुछ सॉल्व कर लीजिए, ये 3 कट गया, 2 कट गया, ये आ गया। इसकी वैल्यू मतलब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो v अपर लिमिट, पहले v को v से रिप्लेस करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा। v को जब v से रिप्लेस करेंगे तो v ही आएगा, v आया -2 इज इक्वल टू t की पावर 3 है, और हमें 3 की जगह क्या लिखना है, अपर लिमिट क्या है 3 है, देखिए 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और दूसरी 0 है तो वो तो 0 ही आ जाएगा प्लस। अब है टी स्क्वायर अगला, तो टी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 0 प्लस, यहाँ पर टी की जगह पर क्या लिख देंगे, हमारा 3 लिख देंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया, ये। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई, इधर वैल्यू आई है 27 प्लस 9 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा, केस 42 हो जाएगा। अब ये 2 उधर चला जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी, v इक्वल टू हो जाएगा 42 प्लस 2 दैट इज 44 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से एक्सेलरेशन गिवन था, तो हमने उसको dv बाई dt लिखा इज इक्वल टू जो फंक्शन गिवन था, फिर हमने उसको dt को उधर भेज दिया, और फिर हमने जो लिमिट हमारे पास थी उसके बेसिस पे इसको हर एक टर्म को इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है ना। ये फिर से समझाया जाएगा जब हम इस चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, इसको हम क्लीन कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x वेरीज फ्रॉम 1 टू 2। यानी x की लिमिट दी गई है, x कैसे वेरी कर रहा है, 1 से 2 के बीच वेरी कर रहा है, हमें y की वैल्यू पता करनी है। हमें गिवन है, देखिए dy बाई डी एक्स क्या गिवन है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स को उधर भेजिए, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर dx। अब जो हमारे लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेशन करिए, y की वैल्यू पता करनी थी, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए सब जगह और लिमिट लिखिए। लिमिट है 1 से 2, 1 से 2, यहाँ कुछ नहीं लगाना है। y का dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसका देखिए इंटीग्रेशन 4 तो साइड में लिखा हुआ है, x की पावर 3 है तो ये हो जाएगी x की पावर 4 अपान 4, और लिमिट हमारी क्या है 1 से 2 है प्लस, इधर देखिए 3 तो रहेगा ही रहेगा, x स्क्वायर है तो ये हो जाएगी x की पावर 3 अपान 3, लिमिट है 1 से 2, कट गया, ये भी कट गया। यहाँ हम कांस्टेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स गिवन है। तो y की वैल्यू जो आई है हमारी, देखिए y इज इक्वल टू आ गया है
x की पावर 4 और लिमिट लगानी है 1 से 2 प्लस x की पावर 3 लिमिट लगानी है 1 से 2। अब y इक्वल टू लिख दीजिए, पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पर, तो 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16, माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1 की पावर 4 1 ही हो जाएगा, प्लस x टू दी पावर 3 है, 2 टू दी पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, माइनस 1। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 15 और वो 8 माइनस 1 7 हो गया, तो ये हो गया 22, वैल्यू आ गई 22। लास्ट क्वेश्चन और बचता है और वो हमारा है कॉस फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, 5x गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू 30 डिग्री। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है कॉस 5x, उधर भेजिए dx को, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 5x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, लिमिट है 0 डिग्री से 30 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा y, ये हो जाएगा, देखिए cos 5x, x अकेला नहीं है, 5x है, तो जो हम फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, तो 5x को x के रिस्पेक्ट में जब हम सॉल्व करेंगे, वहां पर देखिए डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, जो फंक्शन ऑफ द फंक्शन में इस चीज को फर्दर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ हम डिवाइड करेंगे, कोई काम करेंगे, तो हमारा इसका जो वैल्यू आएगी वो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin 5x आ जाएगा अपान 5 हो जाएगा, और लिमिट हमारी हो जाएगी क्या, 0 टू 30 डिग्री। अब 1/5 तो रहेगा। cos की वैल्यू रखिए यहाँ पर, सॉरी साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू यानी साइन 5x है, तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 30 डिग्री रखनी पड़ेगी एक बार, फिर 0 रखनी पड़ेगी। तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 30 यानी 150 डिग्री, माइनस साइन 0 डिग्री, ये आया। साइन 150 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, हमने एक टेबल में पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री वाले में। साइन 150 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, तो इस तरह से हमारी इसकी वैल्यू हो गई 1/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10। तो इस तरह से हम, हालांकि साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन का यूज मेनली जो है 12th क्लास में होगा। अब यहाँ पर 11th क्लास में कोई न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उनमें आ सकता है साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन, अदरवाइज इस तरह से सिंपल फंक्शन ज़्यादातर होंगे हमारे पास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें कि हम अपना मेन चैप्टर शुरू करेंगे यूनिट्स का।